चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका इजी लर्निंग की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में आज हम शुरू करने वाले हैं 12th का इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। तो बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं अपने सैंपल पेपर को। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज आर नॉट कंसीडर एज बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो बच्चों इसमें से किसे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं माना जाता? इंश्योरेंस कंपनीज को। कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक ये हमारे बैंकिंग सिस्टम में आते हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज नहीं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट के बारे में बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है रिलेटिव पॉवर्टी इज यूज टू हेड काउंट द नंबर्स ऑफ पुअर्स इन कंट्री। बच्चों देखिए, दो तरीके की पॉवर्टी होती है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अगर हम एब्सोल्यूट की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है ऐसे लोग जो अपनी मिनिमम नीड्स को पूरा नहीं कर पाते, वो लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं और इन्हें एब्सोल्यूट को नंबर्स में काउंट किया जाता है, हेड काउंट किया जाता है। ठीक है, रिलेटिव का मतलब होता है जब दो सेक्शंस के बीच में कंपैरिजन हो, एक कंपैरेटिवली अमीर हो और एक कंपैरेटिवली गरीब होता है। ठीक है, तो जब हम रिलेटिव की बात करते हैं, रिलेटिव में हेड काउंट नहीं आता, एब्सोल्यूट में आता है, तो स्टेटमेंट 1 गलत है। इंडिया कंपैरेटिवली पुअर है यूएसए से, ठीक है पुअर है, लेकिन क्या एब्सोल्यूट पॉवर्टी में? नहीं, रिलेटिव पॉवर्टी में, यानी दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो इसका मतलब आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, India's heavy good industries was suffering due to colonial policies of deindustrialization. However, one industry set up in 1907 as a heavy industry still function is. हमारे देश में कॉलोनियल टाइम पीरियड में हैवी इंडस्ट्रीज की कमी थी, लेकिन 1907 में जमशेदजी टाटा ने टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन इंडस्ट्री शुरू करी थी, जो कि आयरन प्रोडक्शन की इंडस्ट्रीज थी। तो बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रेन बिटवीन बॉम्बे टू थाने वॉज ऑपरेटेड इन। जो पहली ट्रेन थी इंडिया में इंट्रोड्यूस करी रेलवे अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने 1850 में, लेकिन जो फर्स्ट ट्रेन चली थी वो बॉम्बे से थाने के बीच में थी। 35 किलोमीटर की रेलवे लाइन थी और 1853 में शुरू हुई थी। तो आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, मनी सप्लाई इज एन इकोनॉमी रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ मनी। मनी सप्लाई में जो मनी की क्वांटिटी होती है वो कब मेजर करते हैं? एग्जाम्पल की बात करते हैं। सपोज करो बच्चों, मैंने अभी अभी फाइनेंस मिनिस्टर को फोन करा और फाइनेंस मिनिस्टर को फोन करते मैंने पूछा कि मैम आई वॉन्ट टू नो दैट व्हाट इज द मनी सप्लाई राइट नाउ। तो वो क्या बोलेंगी? एट द पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द मनी सप्लाई इज अबाउट 20,000 करोड़ या 20 लाख करोड़ रुपीज। तो वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मीजर कर रही है ना, तो ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है और इसे पॉइंट ऑफ टाइम पर मीजर किया जाता है मनी सप्लाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड फोकस ऑफ इंडियन प्लानिंग वॉज सेल्फ रिलायंस ऑन। जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड था उसमें इंडिया की प्लानिंग थी, उसमें सेल्फ रिलायंस या सेल्फ इंडिपेंडेंट वर्ड का यूज किया जा रहा था प्रोडक्शन के लिए। प्रेजेंट डे में एनडीपी यानी बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने इस आइडियोलॉजी को फॉलो किया है कोविड-19 पेंडेमिक में। तो कौन सी टर्म यूज करी है? आपने सुना होगा ना मोदी जी से, मित्रों हमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। तो मित्रों आत्मनिर्भर बनना है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मेरी मिमिक्री पे मत जाइए, मेरी मिमिक्री बेकार है, आई नो, है ना। आत्मनिर्भर भारत याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट केस से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेट है जहां पर लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ? तो बेसिकली दो स्टेट थे जहां पे गरीब किसानों के लिए लैंड रिफॉर्म को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया गया। पहला था केरला, दूसरा था वेस्ट बंगाल। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे लिए केरला अवेलेबल है, तो केरला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 दे रखा है, इन्फ्लेशनरी डेफिसिट ऑलवेज। बच्चों वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज इन्फ्लेशनरी नेचर। फिस्कल डेफिसिट हमेशा इन्फ्लेशनरी नहीं होता, डिपेंड करता है हमने जो उधार लिया उसका हम कहाँ खर्च कर रहे हैं। सपोज करो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उसे खर्च कर रहे हैं तो इन्फ्लेशनरी नहीं होगा, लेकिन अगर हम उससे लोन पेमेंट कर रहे हैं तो वो इन्फ्लेशनरी हो सकता है। तो ऑलवेज वर्ड की वजह से पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट बजट फोर्सेस द गवर्नमेंट टू बोरो इन द प्रेजेंट पीरियड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फिस्कल डेफिसिट की वजह से सरकार को मजबूरी में बोरो करना पड़ता है, यानी आंसर होगा बी। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, इंडिया बिकेम अ मेंबर कंट्री ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन ईयर। इंडिया डब्ल्यूटीओ का मेंबर कब बना? तो डब्ल्यूटीओ होने से पहले बच्चों गेट
ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ के नाम से जानी जाती थी, जिसे 1 जनवरी 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से बना दिया गया और इंडिया इसी टाइम पीरियड में WTO का मेंबर बना। ठीक है, तो 1995 आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1 पर आता है M1 इज द मोस्ट, बच्चों M1 सबसे ज्यादा लिक्विड मेजर है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सबसे ज्यादा लिक्विड का मतलब होता है ये नैरो मनी है, इजी मनी है, हमारे पास हर टाइम अवेलेबल है, हम जब चाहें तब इसे कैश कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रॉड मनी इज द मोस्ट नॉन लिक्विड मेजर, ब्रॉड मनी बेसिकली M4, ये सबसे ज्यादा नॉन लिक्विड है क्योंकि इसमें क्या आता है, इसमें टाइम डिपॉजिट्स आते हैं जिन्हें हम हर टाइम निकाल नहीं सकते, इन्हें तभी निकाला जा सकता है जब ये मैच्योर हो जाएंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, इसका मतलब इसका आंसर होगा सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, इंडिया में हेल्थ और एजुकेशन है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आता है। बच्चों मैं कॉन्करेंट लिस्ट की बात करता हूँ, कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ टॉपिक्स आते हैं, जैसे ट्रिक से बता रहा हूँ, याद रखिएगा। एक जंगली आदमी है, ठीक है, मतलब एक जंगली बच्चा है, आदमी नहीं जंगली बच्चा है, आप लोग भी ऐसे ही हो, थोड़े से सुनते नहीं हो किसी की बात, तो अपने पे मत लेना। एक जंगली बच्चा है, उसको हमने पढ़ाया लिखाया, ध्यान रखना, उसकी हेल्थ का ध्यान रखा, उसके बाद उसकी देखो ट्रेड करवाया, व्यापार करवाया उससे हमने, उसके बाद उसकी शादी कर दी, शादी करने के बाद में उसका बच्चा नहीं हुआ तो हमने एक बच्चा अडॉप्ट करवा दिया उसे, उसके बाद उसकी सारी संपत्ति उसके बच्चे को चली गई, उसकी बीवी ने देखा कि सारी संपत्ति बच्चे की हो गई तो बीवी ने तलाक दे दिया। ये सारे मैटर्स कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, यानी फॉरेस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेड के बाद नेक्स्ट जाती है बच्चों मैरिज के बाद एडॉप्शन के बाद आता है सक्सेशन और लास्ट में डिवोर्स। ये सारे मैटर्स कॉन्करेंट लिस्ट के हैं, यानी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती हैं, यानी आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, इनमें से कौन सी इंडस्ट्री है जो बहुत फेमस है एक्सपोर्ट्स अर्निंग के लिए इनिशियल टाइम पर। ब्रिटिश रूल की शुरुआती समय पर इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बहुत पॉपुलर थी, मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी हमारे यहाँ के बर्तन हो गए, हमारे यहाँ का सिल्क हो गया, हमारे यहाँ के कॉटन हो गया, मसाले हो गए, दुनिया भर में बहुत पॉपुलर थे। तो बेसिकली कॉटन हो गया या बर्तन हो गए, ये सब कुछ कहाँ बनते थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडिया के केस में जो मेजर कॉज है गरीबी का, हमारा देश गरीब है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, अंग्रेजों ने इसका एक्सप्लॉयटेशन करा, सही बात। हमारे यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो पुअर स्टेट में है, बिल्कुल सही बात है। लो ग्रोथ रेट है और हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है, पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, ये भी सही है। इसका मतलब स्टेटमेंट डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया इज, हाँ केस है छोटा सा बच्चों, देखिए केस में जब भी आप केस में फंसोगे तो ध्यान रखिएगा, केस को जल्दी से जल्दी रीड करने का ट्राई करिएगा, समझने का जल्दी ट्राई करिएगा ताकि क्वेश्चन लगा सको। कह रहा है इंडिया एक मेजरली अग्रेरियन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर वाली इकोनॉमी है, जिसमें मेजोरिटी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। पिछले कई सालों में जो डिपेंडेंसी है लोगों की सेक्टर में पहले से कम हुई है, लेकिन आज भी मेजोरिटी पॉपुलेशन इसी सेक्टर में काम कर रही है। हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर होने के बावजूद भी इस सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, ऑप्शन में आते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी कम है, बिल्कुल सही बात है बच्चों, प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, यानी जितना पर हेक्टेयर जो आउटपुट मिलता है वो कम होता है। प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में यही डिफरेंस है, पर हेक्टेयर पे जो आउटपुट मिलेगा वो प्रोडक्टिविटी, टोटल लैंड पे जो आउटपुट मिलेगा वो प्रोडक्शन, तो प्रोडक्टिविटी कम है, बिल्कुल सही। लोअर पोर्शन, हाँ प्रोपोर्शन ऑफ लैंड होल्डिंग्स टू द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, ज्यादातर लोगों पे छोटी जमीन है, बिल्कुल सही। नेग्लेक्टेड इन द रिफॉर्म प्रोसेस, जो 1991 में रिफॉर्म आया उसमें नेग्लेक्ट करा गया, बिल्कुल सही। इसका मतलब डी आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक ने अगर सीआरआर को बढ़ा दिया तो कॉमर्शियल बैंक के पास क्रिएट करने के लिए करेंसी कैसे बचेगी। सीआरआर देखो, मान के चलो मैं बैंक हूं, आपने मेरे पास डिमांड डिपॉजिट यानी पैसा जमा करा, उस डिमांड डिपॉजिट का कुछ हिस्सा मुझे अपने पास रखना पड़ेगा, कुछ हिस्सा मुझे आरबीआई को देना पड़ेगा। अपने पास जो रखूंगा वो कहलाएगा स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो यानी एसएलआर, और जो हिस्सा मैं आरबीआई को दूंगा वो कहलाएगा सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। अगर मैं ज्यादा हिस्सा आरबीआई को दे रहा हूं तो मेरे पास कम बचेगा, तो मार्केट में भी कम क्रेडिट जाएगा, इसका मतलब डिक्रीज आंसर होगा। आगे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन,
द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट बिटवीन 2007 से 2012, ठीक है, 2007 से 12 के बीच में एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट कितना था। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो एनसीईआरटी की बुक के हैं, आपको ये याद रखने पड़ेंगे, इनका लॉजिक नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर की इस टाइम पीरियड में, यानी 11th जो 5 ईयर प्लान था उसमें जीडीपी सॉरी एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ थी वो 3.2% समथिंग की थी। तो यहां पर ऑप्शन ये मिसप्रिंट है, 3.2% होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है एजुकेशन में वो इंडिकेट क्या करता है। देखो सरकार क्या करती है, एजुकेशन में पैसा खर्च करती है। क्यों खर्च करती है? क्योंकि वो चाहती है सोशल वेलफेयर को बढ़ाना, सभी लोगों को एजुकेशन मिल सके, सभी के सभी ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो सके और सभी देश के लिए असेट बन जाए। तो इसका आंसर होगा सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी लीड्स टू। क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, कंफ्यूज करने वाला है, कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पर आपसे ये नहीं पूछा गया कि डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन है, कह रहा फॉरेन करेंसी का डेप्रिसिएशन है, यानी फॉरेन करेंसी की वैल्यू कम हो रही है। तो इससे क्या होगा, फॉरेन करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब जो डॉलर है मान के चलो वो अभी 72 था, अब 50 रह गया, 50 रह जाएगा तो आपको इंपोर्ट सस्ता पड़ेगा, तो आप इंपोर्ट को बढ़ा दोगे, ठीक है। तो इंक्रीजेज इन इंपोर्ट फ्रॉम डोमेस्टिक करेंसी। लेकिन एक्सपोर्ट को बढ़ाएगा? नहीं बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि फिर बाहर के लोगों को हमारे देश की चीजें महंगी पड़ने लगेंगी, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने की जगह कम हो जाएगा, ठीक है। तो डिक्रीज होना चाहिए था, इसलिए आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, 19th क्वेश्चन है, फिर से बच्चों स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है। रीड करते हैं पहला स्टेटमेंट, डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रेफर्स टू द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एज प्लान बाय द गवर्नमेंट। जब हमारी सरकार जानबूझकर यानी अपने डेलिबरेटली हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज कर देता है तब डिवैल्यूएशन कहते हैं, ना कि इंक्रीज करने को। तो स्टेटमेंट 1 गलत है। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इंप्रूव्स द एक्सपोर्ट कंपेटिबिलिटी ऑफ द कंट्री। देखो जितना हमारा पैसा डिवैल्यूएट होगा, हमारे पैसे की वैल्यू कम होगी तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा इसका मतलब बाहर के लोगों को हमारी चीजें सस्ती पड़ने लगेंगी, सस्ती पड़ेंगी तो वो ज्यादा मंगाएंगे, तो एक्सपोर्ट हमारा बढ़ जाएगा। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर द इयर्स इंडिया हैज एक्सपीरियंस डिपेंडेंसी ऑन द एग्रीकल्चर दो देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर एंड पोस्ट रिफॉर्म पीरियड बट इट रिमेन अनइवन। तो ये बताना है कि कौन से स्टेट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा डिक्लाइन हुआ है एग्रीकल्चर की डिपेंडेंसी पर। मतलब हमने जब से 1991 के रिफॉर्म इंप्लीमेंट करे तो किस स्टेट में एग्रीकल्चर जो सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है वो कम हुआ है। तो वेस्ट बंगाल में भी कम हुआ है बच्चों और महाराष्ट्र में भी कम हुआ है, इसका मतलब आंसर बोथ बी एंड सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड 400 करोड़ के घाटे में है। तो बीओटी की वैल्यू दे रखी है, बीओटी इक्वल टू माइनस का 400 करोड़, ठीक है। फिर क्वेश्चन ने कह रहा है एक्सपोर्ट दे रखा है 300 करोड़ और इंपोर्ट की वैल्यू पूछी है। बहुत सिंपल सी बात है, बीओटी का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, माइनस का 400 इक्वल टू एक्सपोर्ट हमें दे रखा है 300 माइनस का इंपोर्ट, ये 300 इधर जाएगा तो 400 माइनस का 300 इक्वल टू इंपोर्ट माइनस का 700 इक्वल टू इंपोर्ट, माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 700, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे बच्चों जिसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होंगे, ये आपके लिए गिफ्ट है। प्लस माइनस करना है बस सिंपल सा, लेकिन फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है दो स्टेटमेंट है, लीगल रिजर्व रेशियो इन इंडिया कंप्राइज ऑफ सीएलआर एंड एसएलआर। मैंने अभी समझाया डिमांड डिपॉजिट का कुछ हिस्सा अपने पास रखेंगे एसएलआर, आरबीआई को देंगे तो सीआरआर, इन्हीं को मिला के लीगल रिजर्व रेशियो कहते हैं। फिर कह रहा है एलआरआर की वैल्यू 25% है तो मनी मल्टीप्लायर 10 होगा। ये चेक करके देखते हैं बच्चों, K इज इक्वल्स टू 1/LRR फॉर्मूला होता है, ठीक है। 1/25% हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो लगाएंगे, 25 4 जा 100, यानी 4 टाइम्स आना चाहिए ना कि 10 टाइम्स। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आपका आंसर बन गया बच्चों कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों, 23rd क्वेश्चन पर। 23rd क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 23rd कह रहा है कि करेक्ट पेयर क्या है। पहला कह रहा है राइज इन एक्सचेंज रेट, अगर एक्सचेंज रेट राइज कर गया पैसे की वैल्यू कम हो गई तो ये कहलाएगा डेप्रिसिएशन, गलत है बच्चों। ध्यान से समझते हैं जरा, देखो डॉलर को मान के चलते हैं एक सिलेंडर है और रुपए को मान के चलते हैं लोग हैं, ठीक है। $1 की वैल्यू 50 रुपए, यानी $1 को उठाने के लिए 50 लोग लगते हैं।
फिर कह रहा है फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया, यानी $1 इक्वल टू 72, यानी अब उसी $1 को उठाने के लिए 72 लोग लग रहे हैं, तो लोगों की ताकत कम हो गई ना। पहले 50 लोग सिलेंडर उठा रहे थे, अब 72 लोग मिलकर एक सिलेंडर उठा रहे हैं, तो लोगों की ताकत कम हो गई, इसका मतलब डेप्रिसिएशन होना चाहिए, तो पहला गलत है। दूसरा कह रहा है फॉल इन एक्सचेंज रेट, $1.50 का था, अब वो $1.40 का रह गया, यानी पहले $1 को उठाने के लिए 50 रुपए चाहिए थे, आज उसी $1 को उठाने के लिए 40 रुपए चाहिए, यानी हमारा रुपया मजबूत हो गया, पावरफुल हो गया, तो इसे एप्रिसिएशन कहेंगे, तो ये भी गलत मैच है। इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, अगर हमारा इंपोर्ट कर रहे हैं हम गुड्स को, तो हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज आएगा कि पैसा जाएगा, जाएगा ना, तो हमें डिमांड करनी पड़ेगी, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट कह रहा है फॉरेन टूरिस्ट इन डोमेस्टिक करेंसी कंट्री, बाहर से कोई हमारे देश में घूमने आया, इसका मतलब हमने सर्विसेज एक्सपोर्ट कर दी, हम उसे सर्विस दे रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है, इसका मतलब हमारा डी आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से लॉजिकली ट्रिक से फन बेसिस पर आप चीजों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस डिपेंड्स ऑन अदर आइटम्स आर नोन एज, बेटा ऐसे ट्रांजेक्शन फॉरेन एक्सचेंज के दूसरे आइटम्स पे डिपेंडेंट होते हैं, वो कहलाते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स, जबकि जो डिपेंडेंट नहीं होते वो कहलाते हैं ऑटोनॉमस आइटम्स। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखने का। बच्चों सेक्शन 1 कंप्लीट हुआ, इसमें से कोई 20 क्वेश्चंस करने थे, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, मजा आ रहा है समझने में, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अपने डाउट्स को कमेंट में पूछते रहिए। कमेंट्स में आप मुझसे पूछोगे, मैं आपको सारे के सारे डाउट्स समझाता जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन बी से है। सेक्शन बी कह रहा है कि जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग एक्सीड्स कर जाती है उसकी रिसिप्ट से, लेकिन कोई उधार नहीं लिया, तो ये क्या होता है बच्चों? बजट दो तरीके का होता है, रेवेन्यू और फिस्कल। रेवेन्यू डेफिसिट बजट में क्या होता है, सरकार को बोरोइंग असेट और लाइबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ता, जबकि फिस्कल डेफिसिट बजट से बोरोइंग पर असर, बोरोइंग करनी पड़ती है, यानी असेट लाइबिलिटी पर असर पड़ता है। तो इसका मतलब ये कौन सा बजट होगा? रेवेन्यू डेफिसिट, क्योंकि बोरोइंग नहीं करनी पड़ रही। क्वेश्चन कह रहा है विदाउट बोरोइंग के, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमर्शियल बैंक फंक्शन एज द लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट, ये आरबीआई का फंक्शन होता है। असर्शन गलत, असर्शन गलत होता है तो हमारा आंसर हमेशा डी बनता है, लेकिन यहां जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे असर्शन को ट्रू बोल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर सी बनेगा, क्योंकि असर्शन इज फॉल्स। तो ये आंख खोल के ध्यान से बोर्ड में आप ये चीजें ध्यान रखना कि ऑप्शंस कैसे दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है इनविजिबल अकाउंट का जो बैलेंस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, वो किस चीज के इक्वल होगा? इनविजिबल अकाउंट या कोई भी हम अकाउंट की बात करते हैं, फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और इनविजिबल चीजें क्या है? गुड्स, सॉरी सर्विसेज या यूनिलैटरल ट्रांसफर, तो इसका हो जाएगा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 28 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है बच्चों, इनमें से पहला स्टेटमेंट है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लीड्स टू इनफ्लो। एक्सपोर्ट से तो इनफ्लो हो रहा है, लेकिन इंपोर्ट से आउटफ्लो होता है, तो स्टेटमेंट 1 गलत है। इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज लीड्स टू सरप्लस इन बीओपी, जितना विदेश से पैसा आएगा उतना बीओपी सरप्लस में जाएगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसका मतलब आंसर होगा बी। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है असर्शन डेवलपमेंट, असर्शन रीजनिंग का फिर से है, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंट्री इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए, जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करा रही है, यानी मान के चलो रोड बनवा रही है, हॉस्पिटल बनवा रही है, कॉलेज बनवा रही है, तो गवर्नमेंट की असेट्स बढ़ रही हैं, असेट्स बढ़ रही हैं, तो फ्री का तो खर्चा है नहीं, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, तो स्टेटमेंट गलत। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर आर जनरली रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। देखो समझना, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है ना, और इन्वेस्टमेंट बीओपी के कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। कैपिटल अकाउंट में दो चीज आती है, इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग मेनली, वरना तो एनआरआई डिपॉजिट भी आता है, बैंकिंग कैपिटल भी आती है, और शॉर्ट टर्म ट्रेड कैरेट भी आता है, लेकिन हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दे रखा है कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। असर्शन इज फॉल्स, रीजनिंग इज ट्रू। 30th क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। 30th क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ये भी असर्शन रीजनिंग का है, कि इंफॉर्मेशन है ये ह्यूमन कैपिटल का एक कंपोनेंट है, बिल्कुल सही, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। रीजनिंग कह रही है ओवर द इयर्स द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हैज प्लेज इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। आईटी सेक्टर का जो रोल है वो बढ़ता जा रहा है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन दोनों आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है। ये इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटर रिलेटेड नहीं है, तो बी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 31, इनमें से क्या चीज जीएसटी में नहीं आती? तो बेटा हमारे देश के युवाओं की दो ही दिक्कतें हैं, पहली पेट्रोल बढ़ रहा है, दूसरी शराब के रेट बढ़ रहे हैं।
दोनों चीजें महंगी हो रही हैं और देश का युवा इसी में परेशान है। ठीक है, दोनों ही चीजें जीएसटी में नहीं आती, जीएसटी में आ गई तो सस्ती हो जाएंगी, शराब भी और पेट्रोल भी। तो आंसर पेट्रोलियम भी हो जाएगा और अल्कोहल भी, आंसर बोथ एंड भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। हाँ, आप मत पढ़िएगा इन चक्करों में। चलिए, इनमें से कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है में कितनी स्लैब्स हैं, सॉरी इंडिया की जीएसटी में कितनी स्लैब्स हैं? देखो 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, तो टोटल मिलाकर 5 स्लैब्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन देयर इज अ ट्रेड डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट देयर विल बी बैलेंस ऑलवेज बी बीओपी डेफिसिट। नहीं बच्चों, देखो बीओपी का मेन इंपॉर्टेंट हिस्सा करंट अकाउंट भी है तो कैपिटल अकाउंट भी है। और अगर मान के चलो बीओटी और करंट अकाउंट घाटे में है भी लेकिन कैपिटल अकाउंट ज्यादा सरप्लस में है तो बीओपी सरप्लस में ही आएगा। इसलिए ऑलवेज की वजह से स्टेट में असर्शन गलत है, और जब भी असर्शन गलत हो तो रीजनिंग ट्रू होगी ही होगी, तो सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। 34th क्वेश्चन है, कह रहा है स्टेटमेंट 1 हाई फ्लक्चुएशन ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, एक्सचेंज रेट सिस्टम में फ्लक्चुएशन होगा ही नहीं, स्टेटमेंट 1 गलत है। अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन आर ओनली मीन फॉर एडजस्टिंग द स्टेट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो अकोमोडेटिंग आइटम होते हैं यानी इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग, ये बीओपी को बैलेंस करने के काम में आते हैं। बिल्कुल सही, जैसे देखो बच्चों बीओपी सरप्लस में है तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है, ताकि बीओपी बैलेंस हो जाए। अगर डेफिसिट में है तो हम उधार ले लेंगे ताकि बीओपी बैलेंस हो जाए। तो अकोमोडेटिंग आइटम्स बीओपी को बैलेंस करने के ही काम में आते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गवर्नमेंट है दिल्ली की, उसने अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा मतलब खर्च करा है स्मोक टावर्स बनाने के लिए शहर में ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके नवंबर दिसंबर के टाइम पर। ये कैसा बजट है? देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट कर रही है। किस चीज के लिए कर रही है? देश के मतलब स्टेट के डेवलपमेंट के लिए खर्च कर रही है। तो ये कैसा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं 36 पे। 36 क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? टिस्को फर्स्ट हैवी इंडस्ट्री है पोस्ट इंडिपेंडेंस। बच्चों यहां पर मिसप्रिंट है या गलत है? प्री इंडिपेंडेंस है, आजादी से पहले की है, तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा कह रहा है इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम डू रीच द टारगेट पॉपुलेशन इन द कंट्री। इकोनॉमिक यानी पेप्स का फायदा क्या गरीबों को मिल पा रहा है? नहीं भैया, जिनकी गांव में प्रधानों से जुगाड़ है ना वो फायदा उठा ले रहे हैं, लेकिन जो किसान है, जो छोटा किसान है, गरीब है, उसको अभी भी फायदे नहीं मिल रहे। तो बी स्टेटमेंट भी गलत है हमारा। नेक्स्ट कह रहा है देयर इज नो ऑन जॉब ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई ऑन जॉब ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बच्चों इसी वजह से ये क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट का है या क्वेश्चन गलत फॉर्म हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चन है। चलिए मैंने आपको फिर भी कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑटोनॉमस आइटम्स के बारे में बीओपी का है कि ऑटोनॉमस आइटम्स बीओपी के किसी में भी आ सकते हैं, यानी कैपिटल अकाउंट में भी आ सकते हैं, करंट अकाउंट में। बिल्कुल सही बात है, हम अपनी मर्जी से जो चीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उन्हें ऑटोनॉमस आइटम बोलते हैं। करंट अकाउंट में भी जा सकता है और कैपिटल अकाउंट में भी। फिर कह रहा है ऐसे आइटम्स जो इंडिपेंडेंट होते हैं उन्हें हम अबव द लाइन आइटम्स कहते हैं। बिल्कुल सही, ऑटोनॉमस आइटम्स को अबव द लाइन आइटम्स भी बोला जाता है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन उनका कोई रिलेशन नहीं बन रहा, इसका मतलब बी आंसर होगा। नेक्स्ट, जो मनी सप्लाई है वो बढ़ जाएगी तो परचेजिंग पावर मनी की क्या होगी? मान के चलो बच्चों, आप में से किसी को मैं 2000 रुपए की नोट की गड्डी दे दूं, यानी 2 लाख रुपीज दे दूं, और ऐसे में आप मार्केट गए, मार्केट में जाके आपने मोमोज मांगे। मोमोज मांगने के बाद मोमोज वाले ने कहा कि भैया 50 रुपए हुए। आपने क्या कहा? 2000 रुपए दिए और उससे कह दिया कीप द चेंज, है ना? क्यों? क्योंकि आपको पता है अभी आपको फ्री में 2 लाख मिल गए हैं। तो जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ता जाएगा, आपके पास ज्यादा पैसा आएगा तो पैसे की वैल्यू अपने आप ही कम हो जाएगी और मार्केट में चीजों के रेट बढ़ जाएंगे, तो पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों, असर्शन रीजनिंग है। Heavy tariffs were imposed during the initial reforms to protect domestic currency from foreign competition. Foreign competition से बचाने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्ट टैक्स लगा दिया गया था। बिल्कुल सही। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को हमारे देश में आजादी के बाद इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल सही। बच्चों देखिए, हमारे देश में टैक्स ही इसीलिए लगाया गया क्योंकि हमने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को लगाया। बाहर से चीजें नहीं लाने देना है, अपने ही देश में प्रोड्यूस करना है, तो इसका मतलब आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है 40th क्वेश्चन है स्टेटमेंट को लेकर, कह रहा है कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है हमारे देश में जो लगी है ये तब लागू हुई जब डीप इकोनॉमिक क्राइसिस थे। बिल्कुल सही, हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा थे इसलिए लागू हुई। फिर कह रहा है 1990 में इंडिया ने 10 मिलियन
का लोन मांगा था आईएमएफ से। बच्चों लोन मांगा था, बिल्कुल सही बात है, लोन मांगा था आईएमएफ से, लेकिन वो 7 बिलियन US डॉलर का था। और उसी समय पर थोड़ी सी क्राइसिस आई थी हमारे यहाँ पे, हमें इतना ज्यादा पैसा लेना पड़ रहा था, इसी वजह से अब जरूरत पड़ने लगी इकोनॉमी को रिफॉर्म करने के लिए। और फादर ऑफ रिफॉर्म कौन कहलाते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म कहते हैं, और उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म का स्ट्रक्चर तैयार करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है बच्चों, सॉरी एक सेकेंड, मिनिमम सपोर्ट प्राइस is given to farmer who could not sell their produce at regulated market set up by government। बच्चों जरा ध्यान से समझते हैं। एमएसपी मैंने कल आपको लास्ट वाले सैंपल पेपर में समझाया था, किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ना कि इस वजह से कि आप अपना माल नहीं बेच पाए तो हम आपको एमएसपी देंगे। पहला स्टेटमेंट असर्शन गलत है, और असर्शन गलत होता है तो हमेशा सी आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2017 एज एन इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेजर अंडर द जीएसटी। 2017 में लागू हुआ 1 जुलाई को, ठीक है, याद रखिएगा डेट, 1 जुलाई 2017 को, और इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम के रूप में लागू हुआ, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करते हुए हुआ। असर्शन रीजनिंग कह रहा है, ये भी जीएसटी से रिगार्डिंग है। जीएसटी प्योरली एक कंजप्शन बेस्ड टैक्स है, बिल्कुल सही बात है, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के कंजप्शन पे लगता है, नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन पे लगता है। यानी आप पिज्जा खाने जाते हो ना, आपको पिज्जा होता है, जैसे मान के चलो हम लोगों ने चंदा करा, चंदा करने के बाद हम पिज्जा में गए, हाँ हम मतलब उसमें आते हैं ना मिडिल फैमिली में, मिडिल क्लास में, तो अपन एक बार में नहीं जा सकते 300 रुपए का पिज्जा खाने। अपन ने चंदा करा, चंदा करके हम पिज्जा खाने गए, 300 रुपए चंदा करने के बाद पता चला, हमने उससे पूछा भैया पिज्जा कितने का? उसने कहा 300 का। हमने कहा भैया दे दो, उनने बिल बना के पकड़ाया 330 का। हमने कहा भैया 30 रुपए, तो बोला भैया जीएसटी है। अगर यार प्रोड्यूस आप कर रहे हो, मांग हमसे रहे हो, होगा भैया जीएसटी है, इनडायरेक्ट टैक्स है, हम ट्रांसफर करेंगे आप पर। प्रोडक्शन पे लगता है ना कि कंजप्शन पर। आप पिज्जा खा रहे हो इसलिए टैक्स नहीं दे रहे, पिज्जा उसने प्रोड्यूस करा और वो अपने टैक्स को ट्रांसफर कर रहा है, इसीलिए आप टैक्स पे कर रहे हो, तो इसलिए कंजप्शन पे नहीं लगता, प्रोडक्शन पे लगता है। असर्शन गलत है, और जब भी असर्शन गलत होगा तो असर्शन इज फॉल्स। नहीं, अरे बच्चों डी ऑप्शन पे आओ, बोथ आर फॉल्स। तो अब हम दूसरा भी पढ़ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जीएसटी काउंसिल रिप्लेस पर्सनल कंजप्शन टैक्स टू इंट्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जीएसटी काउंसिल ने रिप्लेस कर दिया पर्सनल कंजप्शन टैक्सेस को, ताकि गुड्स एंड जीएसटी के नाम से, ठीक है ना, तो असर्शन फॉल्स है, रीजनिंग ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है करेक्ट पेयर हमें फाइंड करना है। करेक्ट पेयर में सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर सभी को इक्वल रिसोर्सेज पर एसेस होता है, गलत है। सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है हम अपने देश में ही अपनी डिमांड्स को पूरा कर रहे हैं, तो दूसरा भी गलत है। नेक्स्ट कह रहा है 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो माइक्रो ऑब्जेक्टिव था या शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव था वो था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना, सेकंड वाले का था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाना, थर्ड वाले का था सेल्फ सफिशिएंसी को बढ़ाना, फोर्थ वाले का था प्राइस स्टेबलाइजेशन करना, फिफ्थ वाले का था लेबर का प्रोडक्शन मतलब मैन पावर को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना, सेवेंथ का था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाना। तो इस तरीके से हमारा सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है मॉडर्नाइजेशन इंप्लाइज एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है नई टेक्नोलॉजी को अपनाना, बिल्कुल सही। न्यू मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्निक को हम तभी अडॉप्ट कर सकते हैं जब हम मॉडर्नाइजेशन का नजरिया रखेंगे, ये भी बिल्कुल सही, और दोनों बिल्कुल करेक्ट वो भी बन रहा है इसका, ठीक है, एक्सप्लेनेशन, तो ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 जो कि हमसे कह रहा है कि इसमें से हमें ढूंढना है कौन सा करेक्ट अल्टरनेटिव है, ठीक है, चलो ढूंढते हैं। स्टेटमेंट 1 में जीएसटी है, उसकी वजह से ओवरऑल टैक्स रेट कम हो गया, बिल्कुल सही। चीजों पे जो टैक्स था पहले क्या होता था, हर लेवल के प्रोडक्शन पे टैक्स पे करना पड़ता था, इनडायरेक्ट टैक्स, इसको खत्म करके इससे फाइनल स्टेज पे लगाया तो ओवरऑल टैक्स रेट कम हो गया। फिर कह रहा है कि बर्डन ऑफ जीएसटी इज अनइवनली, नहीं भैया इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ये पिक्चर है, केस बेस्ड स्टडी है जिसको हमें पहचानना है। देखो पूरी दुनिया के चारों तरफ ये खड़े हैं, ये कंज्यूमर है, बड़े खुश हो रहे हैं कि हम दुनिया भर में से कहीं से भी सामान ले लेंगे, है ना, समझना, ये पूरी दुनिया से कहीं सामान ले सकते हैं क्योंकि दुनिया जुड़ गई आपस में, इंटीग्रेशन हो गया मार्केट्स का, तो ग्रेटर चॉइस हो गई, इंटीग्रेशन हो गया, इसका मतलब बोथ ए एंड बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैचिंग का है, इनकरेक्ट पेयर ढूंढना है इसमें हमें। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, बिल्कुल सही है, जो कि हमारे देश में हेल्थ सेक्टर को रेगुलेट करती है। आयुष, आयुष मतलब आयुर्वेद यूनानी, आयुर्वेद यूनानी और यू से होता है, सॉरी आयुर्वेद योगा यूनानी
सिद्धा और होम्योपैथी, ये इंडियन सिस्टम है मेडिसिन का। यूजीसी, यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जबकि यूनिवर्सल ग्रेजुएशन कमेटी नहीं होता, तो इसका मतलब सी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सेक्शन सी है केस बेस्ड स्टडी है। केस बेस्ड स्टडी में तनवा के बारे में दे रखा है, ठीक है। तनवा का मतलब होता है तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। वुमेन को स्किल्स प्रोवाइड कराई गई थी कि वो एग्रीकल्चर में नॉन फार्म एक्टिविटीज हैं उनमें किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकती हैं, इसको लेकर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह बनवाए गए थे, ठीक है। आप केस बेस्ड स्टडी को सॉल्व करिएगा, वरना मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी कि एक ट्रिक याद रखिएगा कि एक ट्रिक होती है, आप सीधे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, आपको ज्यादातर आंसर्स खुद से लगाने को मिलेंगे। पहले देखते हैं तनवा, ट्रेंड ग्रुप वुमेन है जिसमें वुमेन्स को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कराया गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना के, बिल्कुल सही बात। रीजनिंग, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड माइक्रो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन हैव हेल्प्ड इन ब्रिजिंग द गैप बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे वो इसलिए बनाए गए थे ताकि फॉर्मल इनफॉर्मल के बीच में ब्रिज बनाया जा सके, जो गैप था उसे भरा जा सके, ये भी सही है। तो दोनों का कोई आपस में तनवा का रिलेशन नहीं बनना, जब रिलेशन ही नहीं बनना तो इसका मतलब बी आंसर होगा, ठीक है। यानी बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स आर प्रेजेंट इन। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, माइक्रो क्रेडिट है, वो शहर के लिए भी है और गांव के लिए भी है, तो सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला स्टेटमेंट, जो फार्मर है रूरल एरियाज के, वो फॉर्मल क्रेडिट की एब्सेंस में ट्रैप में फंस गए हैं, जाल में फंस गए हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट है रूरल एरियाज में, वो मोस्टली सिर्फ बड़े फार्मर्स की मदद कर पा रहा है क्योंकि बड़े फार्मर्स के पास कोलेट्रल होता है रखने को, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सी आंसर होगा। फिर कह रहे हैं इन द अबव पैराग्राफ द एक्टिविटीज लाइक मशरूम कल्टीवेशन, सोप मैन्युफैक्चर, डॉल मेकिंग आर एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है। जब हम बात करते हैं इन सब चीजों की तो किस तरीके की एक्टिविटी है, ये नॉन फार्म एक्टिविटी भी है और ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी हैं, तो इसका मतलब डी आंसर होगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन तनवा के बारे में, ठीक है। तनवा पे वापस आ जाते हैं कि तनवा में मेनली फोकस किस चीज पे किया गया। तनवा में मेनली फोकस किया गया नॉन फार्म एक्टिविटीज पर, औरतों को नॉन फार्म एक्टिविटीज में स्किल्स दिलवाई गई, ठीक है, कैसे वो वर्मी कंपोस्ट बना सकती हैं या कोई इस तरीके के काम में लग सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नॉन फार्म एक्टिविटीज आर प्रमोटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। नॉन फार्म एक्टिविटीज हैं वो प्रमोट क्यों की जाती हैं, क्योंकि ये रेगुलर सोर्स देती है इनकम का, बिल्कुल सही। लेस कॉस्ट होती है, बिल्कुल सही। इसमें फार्मिंग भी की जा सकती है, बिल्कुल सही, यानी फार्मिंग के साथ की जा सकती है, बिल्कुल सही। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट केस बेस्ड स्टडी पे जाते हैं बच्चों। इतनी बड़ी केस बेस्ड स्टडी पढ़ने से अच्छा हम सीधे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ये छोटी सी ट्रिक है, बोर्ड्स में भी काम में आएगी। अगर आपको क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो तभी केस बेस्ड स्टडी पे जाइएगा। कह रहा है इनमें से कौन सा सरकार का रेवेन्यू सोर्स है, तो रेवेन्यू सोर्स कौन सा होगा, इज द रेवेन्यू सोर्स। टैक्स रेवेन्यू सोर्स है, एस शीट रेवेन्यू सोर्स है, प्रॉफिट रेवेन्यू सोर्स है, यानी ऑल ऑफ दीज सारे के सारे रेवेन्यू सोर्स हैं। लेकिन कह रहा है सोर्स के अकॉर्डिंग, हमें सिर्फ सोर्स के अकॉर्डिंग बताना है बच्चों। तो ऊपर जो दिया गया सोर्स है वो टैक्स के बारे में है, ठीक है, पूरे ये टैक्स के बारे में बता रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग टैक्स रेवेन्यू आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू मतलब होता है सरकार को टैक्स से टोटल कितना पैसा मिल रहा है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, इस अकॉर्डिंग बी आंसर होगा। फिर कह रहा है जीएसटी, जो कि ऊपर वाले पैराग्राफ में मेंशन किया गया, ये किस तरीके के नेचर का है। तो जीएसटी में बच्चों याद रखिएगा, जीएसटी में टैक्स रेट हमेशा कॉमन रहते हैं, लेकिन जो रेवेन्यू होता है वो अलग अलग मिलता है सरकार को अलग अलग चीजों से, तो प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद अगला स्टेटमेंट कह रहा है 58 टैक्स रेवेन्यू है वो नॉन डेप्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट है बजट की, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इससे डेप्ट नहीं लेना पड़ रहा सरकार को। टैक्सेस आर लीगल एंड कंपलसरी पेमेंट्स एंड हेंस कैन बी अवॉइडेड। लीगल और कंपलसरी पेमेंट्स है इसलिए हम इन्हें अवॉइड नहीं कर सकते। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। आइडेंटिफाई द नॉन टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम द ऑप्शन। इनमें से कौन सा नॉन टैक्स रेवेन्यू है। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब सीधा समझना सरकार को फ्री में नहीं मिल, ठीक है, यानी लौटाना पड़ सकता है, या इसके बदले में ये हो सकता है हमने कुछ पैसा वगैरह कुछ अपनी तरफ से खर्च करा हो, यानी एसेट लायबिलिटी पैसा डालेगा। सॉरी वो उसमें आते हैं रिसिप्ट्स में आते हैं बच्चों। नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करेंगे तो नॉन टैक्स रेवेन्यू वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं जो सरकार को फ्री में तो मिली है लेकिन वो टैक्स नहीं है। एक्सपोर्ट ड्यूटी टैक्स है, इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी टैक्स है, लेकिन डिविडेंड सरकार ने इन्वेस्टमेंट करा उसके बदले में मिला फ्री में है, ठीक है। यानी सरकार को ना तो लुटाना है ना सरकार की लायबिलिटी खत्म कर रहा है, ना लायबिलिटी बढ़ा रहा है ना असेट कम कर रहा है, कुछ भी असर नहीं डाल रहा सरकार के असेट लायबिलिटी पर, तो डिविडेंड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फॉल इन टैक्स रेवेन्यू ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर 20 लीड्स टू फॉल इन इकोनॉमिक ग्रोथ।
ठीक है बेटा, जो टैक्स रेवेन्यू कम हो रहा है इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ में कमी आएगी, हाँ बिल्कुल ठीक है। द रेगुलर एंड सस्टेन ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी इज मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो एक रेगुलर और सस्टेन ग्रोथ रहेगी हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये भी बिल्कुल सही बात है। असर्शन रीजनिंग दोनों सही है लेकिन आपस में जुड़े हुए नहीं है, तो आंसर बी होगा। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, ये हमारा सैंपल पेपर कंप्लीट हुआ। इसके बाद बच्चों हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपको जो कुछ भी समझ में ना आया हो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। मेरे पे जितनी भी मेजोरिटी जो पब्लिक आ रही है चैनल पर, उसमें ज्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बच्चों मैं आपको ज्यादा जितना ट्राई हो सकता है अपनी तरफ से उतने इजी कॉन्सेप्ट्स में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। बदले मैं बस आपसे एक ही चीज चाहता हूं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।